हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, लास्ट क्लास में ये चैप्टर स्टार्ट कर लिया था हमने, लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। इसमें हमने कवर कर लिया जो लैंड ट्रांसपोर्ट था। लैंड ट्रांसपोर्ट में हमने देख लिया था अबाउट द रोडवेज, रेलवेज एंड द पाइपलाइंस। पाइपलाइंस में जो ये लास्ट वाली पाइपलाइन बताई थी आपको, HVJ, हजीरा विजयनगर एंड जगदीशपुर पाइपलाइन। ये वाली पाइपलाइन बच्चों थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसे कि ये राजस्थान के कोटा से होती हुई जाती है, तो ये ध्यान रखना अच्छे से, स्पेशली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ NTSC, कि ये जो पाइपलाइन है HVJ या HBJ भी जिसको बोलते हैं, 1700 किलोमीटर लॉन्ग, ये जाती है राजस्थान के कोटा भी जाती है ये। ठीक है, अब अपन आज आगे देखेंगे। इसके बाद सेकेंड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आ जाएगा आपका एयरवेज। वाटरवेज अभी देखेंगे अपन, एयरवेज एक बार पहले देख लेते हैं, उसके बाद अपन वाटरवेज भी देख लेंगे। एयरवेज जैसा कि आपको बताया, इट इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, फास्टेस्ट, बट अगेन कॉस्टलीस्ट भी है। दो हमने पहले डिस्कस किया कि इंडिया में ये एविएशन सेक्टर बहुत ग्रो हो रहा है, तो प्राइवेट एयरलाइंस भी आए बहुत सारे, कंपटीशन इंक्रीज हुआ है, तो नाउ देयर इज अ मच रिडक्शन इन द एयर फेयर ऑल्सो। पहले के कंपैरिजन में एयर फेयर भी अभी बहुत कम हुआ है। पहले जर्नी थ्रू एयर लग्जरी कंसीडर किया जाता था, अभी ऐसा नहीं है। ठीक है, 200 करोड़ मैंने आपको बताया था पैसेंजर्स हो गए थे जो एयर ट्रेवल को यूज कर रहे हैं, एयर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को यूज कर रहे हैं। इसमें अगर हम कंपनीज की बात करें तो बेसिकली दो तो हैं इसके अंदर पब्लिक सेक्टर की। एक इंडियन एयरलाइंस, इट ऑपरेट्स ऑन द डोमेस्टिक रूट्स। इसी की एक सब्सिडियरी कंपनी है अलायंस एयर। इंडियन एयरलाइंस इट ऑपरेट्स ऑन द डोमेस्टिक रूट, और इसी की सब्सिडियरी कंपनी है अलायंस एयर, और इंटरनेशनल रूट्स पे ऑपरेट करती है एयर इंडिया। तो अभी ये लॉसेस में जा रही है कंपनीज बहुत ज्यादा। अभी वैसे कोविड टाइम में तो एविएशन सेक्टर वन ऑफ द वर्स्ट इफेक्टेड सेक्टर्स में से है। टूरिज्म, होटल इंडस्ट्री, एविएशन भी उसी में से है। एक ऐप यूज करते होंगे आप सब लोग, जूम ऐप। यू विल बी सरप्राइज टू नो, एक अभी डेटा आया था रिसेंटली कि जूम ऐप का जो मार्केट वैल्यूएशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन, ये ज्यादा हो गया फ्रॉम द कंबाइंड मार्केट वैल्यूएशन ऑफ द टॉप 7 एयरलाइंस कंपनी ऑफ द वर्ल्ड। जूम का जो मार्केट वैल्यूएशन, एक मतलब जो आप ये ऐप यूज कर रहे हैं, इसका जो मार्केट वैल्यूएशन ये ज्यादा हो गया फ्रॉम द कंबाइंड वैल्यूएशन ऑफ द टॉप 7 एयरलाइन कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड। अभी बहुत इफेक्ट हुआ है। एयर इंडिया की डिसइन्वेस्टमेंट की भी बात चल रही है। एक वर्ड आपने पढ़ा होगा ग्लोबलाइजेशन में, डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट बेसिकली क्या होता है कि गवर्नमेंट बहुत सारे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को प्राइवेट सेक्टर को देती है, क्योंकि गवर्नमेंट या तो प्रॉपर एफिशिएंसी से रन नहीं कर पा रही है जो भी है, और उसमें प्राइवेट सेक्टर ज्यादा अच्छे से कर सकता है, तो उसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। तो अभी इनके डिसइन्वेस्टमेंट की बात चल रही है, और ऑलरेडी जो एविएशन सेक्टर है इसमें बहुत बड़े नंबर में बहुत सारी प्राइवेट एयरलाइंस ऑपरेट कर रही हैं। इंडिगो, जेट एयरवेज अभी बंद हो गई है, वही फाइनेंशियल बैंक्रप्सी की कंडीशन। इससे पहले ही एक और बहुत बड़ी एयरलाइन कंपनी बंद हो गई थी, आपने सुना होगा विजय माल्या का नाम, तो उसकी कंपनी थी किंगफिशर एयरलाइंस। सो खैर, एक हेलीकॉप्टर्स में सबसे जो कॉमन नेम है वो है पवन हंस हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर्स में जो सबसे कॉमन नेम है दैट इज पवन हंस हेलीकॉप्टर्स। ये हेलीकॉप्टर सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। ये जो पैसेंजर प्लेन आप देखते हैं, बोइंग, एयरबस, दो मेन है इसके अंदर, बोइंग और एयरबस। ये सिर्फ दो ही कंपनीज हैं वर्ल्ड में जो इसको बनाती हैं। बोइंग है यूएस की, और एयरबस जो है वो वर्ल्ड जो यूरोपियन नेशंस हैं, टॉप इंडस्ट्रियल नेशंस हैं, इंडस्ट्रियलाइज नेशंस हैं यूरोप के, उनका कंबाइंड वेंचर है। छोटे छोटे प्लेन्स तो बहुत सारी कंपनीज बनाती हैं, 2 सीटर 4 सीटर इस तरह से, लेकिन ये जो पैसेंजर प्लेन्स जो आप देखते हैं, ये सिर्फ वर्ल्ड में दो ही कंपनीज बनाती हैं। एक बोइंग है ऑफ यूएस, और एक यूरोपियन नेशंस का कंबाइन है, उसको एयरबस वाला जो है। अभी चाइना भी
अपने खुद के पैसेंजर प्लेन्स बनाने लग गया है। तो मैंने आपसे मैनी टाइम्स डिस्कस किया है, चाइना ने बहुत अच्छा ग्रो किया है और अब उसका कंपटीशन यूएस के साथ होता है। पैसेंजर प्लेन को बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए या जो इन्वेस्टमेंट चाहिए बहुत ज़्यादा होता है। डिस्कवरी पे बहुत सारे शोज भी इसको लेकर कवर होते हैं, ठीक है। तो दो ही हैं, अभी चाइना की भी एक कंपनी आई है, वो भी इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पैसेंजर प्लेन्स इस सेक्टर में आई है, ठीक है बच्चों। तो काफी ग्रोइंग सेक्टर है वैसे ये इंडिया का। अब इसके बाद आ जाएगा आपका वाटरवेज। वाटरवेज आपको बताया, एक तो इनलैंड हो जाएगा, दूसरा इंटरनेशनल। इनलैंड यानी विद इन द कंट्री, इंटरनेशनल जो आप देखते हैं जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट जिनके थ्रू बेसिकली होता है। इनलैंड वाटरवेज की बात करें तो अराउंड 14,500 किलोमीटर्स का नेविगेबल वाटरवे है इंडिया में। उसमें से अराउंड 5,846 किलोमीटर्स इस पे चलती है मैकेनाइज्ड बोट्स, मतलब ट्रांसपोर्टेशन होता है एक तरह से गुड्स का। लोग भी एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाते हैं। तो 14,500 किलोमीटर्स का नेविगेबल वाटरवेज है। आउट ऑफ दिस 5,846 इस पे ऑपरेट होती है इंडिया में मैकेनाइज्ड बोट्स। इसमें अगर अपन देखें तो जैसे नेशनल हाईवेज होते हैं, इन द सिमिलर वे नेशनल वाटरवेज भी हैं। ये अपन को थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेशनल वाटरवे 1 वेरी इंपॉर्टेंट। आप समझ सकते हैं, खुद एक सिंपल सा गैस ले सकते हैं आप कि नेशनल वाटरवे 1 कौन सी रिवर के ऊपर होगा? ऑब्वियसली रिवर गंगा। कौन सी हो गई? रिवर गंगा। 1620 किलोमीटर्स का रूट है ये। इसमें ये बेसिकली कवर कर रहा है बिटवीन इलाहाबाद टू हल्दिया। हल्दिया कह लो या ऐसे लिख लो, बंगाल के अंदर। पढ़ा था ना लास्ट ईयर ड्रेनेज चैप्टर आप लोगों ने, तो गंगा रिवर का रूट आपको ध्यान होगा। गंगा रिवर कौन कौन से एरियाज को क्रॉस करती है? तो नेशनल वाटरवे 1 ऑन रिवर गंगा। अच्छे से ध्यान रखना है इसको बच्चों। 1620 किलोमीटर्स जो एरियाज कवर हो रहे हैं इलाहाबाद एंड हल्दिया। इसके बाद अभी जो करंट में मिनिस्टर हैं इस डिपार्टमेंट से रिलेटेड और हाईवेज और ये जो वाटरवेज है, मतलब वाटर ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड एक ही डिपार्टमेंट है। इसके जो मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी, बहुत ही प्रोग्रेसिव अप्रोच है इनकी। बीजेपी के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, बीजेपी के ही है, महाराष्ट्र से आते हैं ये। बीजेपी के ये प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं नितिन गडकरी, और इनका एक बहुत बड़ा फोकस है बिकॉज वाटरवेज एज यू ऑल नो इट इज द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। हमने पहले डिस्कस किया था इसको। इट इज द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। गुड्स भी बहुत ज्यादा कैरी किए जा सकते हैं, ठीक है। ये जो बोला जाता है, आपसे शायद पहले डिस्कस किया होगा कि वास्को डी गामा डिस्कवर्ड इंडिया, तो इसमें थोड़ा सा ये पूरी तरह से सही नहीं है। होना क्या चाहिए? वास्को डी गामा डिस्कवर्ड सी रूट टू इंडिया। इंडिया तो पहले से ही था, एंशिएंट टाइम से ट्रेड होता आया था। ग्लोबलाइजेशन वाले चैप्टर में हमने इसको थोड़ा सा डिस्कस भी किया था। ब्रिटिशर्स आए थे जो इंडिया में, या उससे पहले भी तो बहुत सारे आए, अलेक्जेंडर तक आया इंडिया तक, ठीक है। देयर आर प्रूफ्स कि जीसस भी इंडिया आए हुए हैं, जम्मू कश्मीर में आए हुए हैं। पहलगाम जो डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर का, ऐसा कहते हैं कि वहां पे आए हुए हैं। तो ऐसा तो नहीं कि इंडिया पहले से पता नहीं था, लेकिन पहले जो ये ब्रिटिशर्स आ रहे थे, यूरोपियंस आ रहे थे इंडिया, वो लैंड रूट के थ्रू आते थे यूरोप से इंडिया तक, ठीक है, बीच में बहुत सारे कंट्रीज को क्रॉस करते हुए। तो उसमें ट्रेड जो होता था वो लिमिटेड क्वांटिटी में हो सकता था। लिमिटेड क्वांटिटी मतलब एक तो बहुत सारे नेशंस आएंगे बीच में, तो कभी वॉर हो रहा है किसी नेशन के बीच में, जैसे अभी आपने देखा होगा अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में वॉर वाली सिचुएशन हो गई है, वॉर हो रहा है उनके बीच में, तो बहुत सारा प्रॉब्लम रहता था। और ट्रेन्स वगैरह थी नहीं, तो एनिमल्स भी आते थे, लिमिटेड क्वांटिटी में ट्रेड हो पाता था। तो इसीलिए इंडिया के लिए क्या डिस्कवर किया गया? सी रूट, ताकि बहुत ज्यादा ट्रेड हो सके। तो वास्को डी गामा ने एक्चुअली क्या किया था? ही डिस्कवर्ड सी रूट टू इंडिया। तो सबसे ज्यादा ट्रेड होता है
इसीलिए चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, बहुत ज्यादा चीप भी है और ट्रेड भी बहुत ज्यादा हो सकता है। तो नेशनल वाटरवे वन, अब बताओ नेशनल वाटरवे 2 किसके ऊपर होगा? एक जो सेकंड मेजर रिवर है, रिवर ब्रह्मपुत्र, रिवर ब्रह्मपुत्र। इट कवर्स अराउंड 891 किलोमीटर्स। कितना है ये? 891 किलोमीटर्स बिटवीन सादिया एंड धुबरी, सादिया एंड धुबरी। 891 किलोमीटर्स का ये डिस्टेंस है नेशनल वाटरवे 2। इसके बाद टोटल 5 है बच्चों, ये थोड़ा सा हमें इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब आएगा आपका इसके अंदर नेशनल वाटरवे 3। ये है बच्चों आपका इधर की तरफ केरल, केरल वाली साइड में वेस्ट कोस्ट पे उद्योग मंडल कैनाल, उद्योग मंडल कैनाल, ठीक है। ये वेस्ट कोस्ट पे है, केरल वाली साइड पे है। कोटापूर्णा एंड कोलायम, बिटवीन कोलायम एंड कोटापूर्णा, उसमें आप देख लेना, थोड़ा सा ध्यान रख लेना। अराउंड ये डिस्टेंस कवर करता है 205 किलोमीटर्स का। फिर आ जाएगा नेशनल वाटरवे 4। अगेन आपको ईस्ट कोस्ट पे आना है। आपको ध्यान होगा रिवर गोदावरी एंड कृष्णा, रिवर गोदावरी एंड कृष्णा, और इसके स्ट्रेचेस हैं, उसमें है ये नेशनल वाटरवे 4। अराउंड डिस्टेंस कवर कर रहा है 1078 किलोमीटर्स का। फिर है नेशनल वाटरवे 5। देखो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। 1 आप बता ही सकते हो गंगा, 2 भी आप बता सकते हो ब्रह्मपुत्र। थर्ड में थोड़ा सा ध्यान रख लेना, आप अपन वेस्ट कोस्ट की तरफ आएंगे केरल। फिर 4 और 5 अगेन ईस्ट कोस्ट की तरफ अपन जाएंगे। रिवर्स ये सारी आपकी पड़ी हुई है, रिवर गोदावरी, रिवर कृष्णा, और फिर इधर कौन सी है? रिवर महानदी। और भी कुछ रिवर्स के नेम आएंगे आपके, ब्राह्मणी, मटाई, ये सारी रिवर्स। इसका डिस्टेंस है अराउंड 588 किलोमीटर्स। तो ये जो आपको ध्यान रखना है 5 वाटरवेज, नेशनल वाटरवेज ऑफ इंडिया। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे वाटर रूट्स हैं जिनके ऊपर बोट्स चलती हैं, ठीक है। और पब्लिक का ट्रांसपोर्ट होता है, गुड्स का ट्रांसपोर्ट होता है। अब अपन बात करेंगे पोर्ट्स की। इंडिया हैज 12 मेजर ports and around 185 something 187 something minor ports। 12 मेजर जो पोर्ट्स हैं इसको अपन देखेंगे। 6 ईस्ट कोस्ट पे है, 6 हो जाएंगे आपके वेस्ट कोस्ट पे। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। 12 मेजर पोर्ट्स, 6 दे आर ऑन द ईस्टर्न कोस्ट एंड 6 दे आर ऑन द वेस्ट कोस्ट, ठीक है। तो अपन देख लेते हैं एक बार इनको। 90% तक जो ट्रेड हो रहा है इंडिया का, फॉरेन ट्रेड, उसमें ये इसके थ्रू हो रहा है। किसके थ्रू? ये जो पोर्ट्स हैं 12 मेजर पोर्ट्स, इनके थ्रू। इधर सबसे पहले आपका आ जाएगा कोलकाता। कौन सा आ जाएगा? कोलकाता। बहुत बड़ा पोर्ट है। ब्रिटिशर्स यहीं भी आए थे पहले। ब्रिटिशर्स ने इसको ही, आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, इसको ही अपना मेन सेंटर डेवलप किया था। और पहले ब्रिटिशर्स की कैपिटल भी कोलकाता थी। 1911 में दे शिफ्टेड देयर कैपिटल फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली। दिल्ली दरबार जो ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है। तो कोलकाता बहुत बड़ा पोर्ट है, टाइडल पोर्ट है, ठीक है, टाइडल रिवराइन पोर्ट। जहां पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा है तो इसको डीकंजेस्ट करने के लिए, यानी कि कोलकाता पोर्ट को थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए, एक और पोर्ट डेवलप किया गया है, हल्दिया। कौन सा पोर्ट डेवलप किया गया है? हल्दिया। कोलकाता दैट हल्दिया, मैप में आप देख लेना, हल्दिया आ रहा है बार बार। इसके बाद उड़ीसा में बच्चों आपका आ जाएगा पैरादीप। और आ जाएगा पैरादीप। इट इज प्रीमियर आयरन ओर, मतलब यहां एक्सपोर्ट होता है, यहां से आयरन ओर एक्सपोर्टिंग पोर्ट ऑफ इंडिया। यहां से बहुत बड़े नंबर, बहुत ज्यादा
एक्सपोर्ट होता है आयरन ओर का। मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, इस पर आपका चैप्टर हट गया, वरना उसमें एक था कि इंडिया जो आयरन ओर प्रोड्यूस करता है, रॉ मटेरियल, वो बहुत जो हाई क्वालिटी का होता है, काफी सारा उसमें से एक्सपोर्ट हो जाता है जापान को। तो ये मेनली इसी पोर्ट के थ्रू होता है। उसके बाद आ जाता है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम डीपेस्ट लैंडलॉक्ड पोर्ट विशाखापट्टनम, और इसकी सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है। ये डीपेस्ट लैंडलॉक्ड पोर्ट है और इसकी सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है। सिक्योरिटी इसलिए ज्यादा है क्योंकि इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा है। एक मूवी आई थी रिसेंटली, अभी भी टीवी पे आती रहती है, गाजी अटैक, अगर आप लोगों ने देखी हो तो उसमें ये था कि वो विशाखापट्टनम पोर्ट को टारगेट कर रहे थे। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा ट्यूटिकोरिन, नेचुरल पोर्ट है। फिर आता है चेन्नई, ये इंडिया का एंशियंट, मोस्ट एंशियंट आर्टिफिशियल पोर्ट है। सबसे पुराना आर्टिफिशियल पोर्ट है इंडिया का, पोर्ट ऑफ चेन्नई। वॉल्यूम की बात करें, ट्रेड वॉल्यूम की बात करें, तो ये सेकंड है आफ्टर द मुंबई पोर्ट। चेन्नई वाला पोर्ट अगर अपन बात करें ट्रेड वॉल्यूम की, तो सेकंड है आफ्टर मुंबई। प्लस ये भी ध्यान रख लेना इसके अंदर कि ये सबसे पुराना आर्टिफिशियल पोर्ट है। कांडला, गुजरात में है कांडला, फर्स्ट पोर्ट टू डेवलप आफ्टर इंडिपेंडेंस। कराची हुआ करता था पहले, जब अनडिवाइडेड इंडिया था तो कराची पाकिस्तान के पास चला गया। तो जो यहां की नीड्स थी, जो पहले कराची पोर्ट से फुलफिल होती थी, फिर वो किसके थ्रू हुई? कौन सा पोर्ट डेवलप किया गया? कांडला पोर्ट इन गुजरात, फर्स्ट पोर्ट टू डेवलप आफ्टर इंडिपेंडेंस। फिर आ जाता है मुंबई का, सबसे बड़ा पोर्ट इंडिया का। ठीक है, मुंबई पोर्ट का जो ट्रैफिक है उसको थोड़ा डाइवर्ट कर दिया जाता है। एक और पोर्ट डेवलप किया गया, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट एंड नावा शहवा। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट एंड नावा शहवा, ये भी जो मुंबई पोर्ट का ट्रैफिक है उसको कम करने के लिए। फिर मारमागुआ, इंडिया का 50% तक जो आयरन और एक्सपोर्ट है वो इसी मारमागुआ के थ्रू होता है। फिर आ जाएगा न्यू मैंगलोर, अगेन एक आयरन और एक्सपोर्ट के लिए बहुत काम आता है ये। फिर आ जाता है आपका कोची। लेगून एक वर्ड पढ़ा था लास्ट ईयर, ठीक है, लेगून पढ़ा था ना अपने ड्रेनेज वाले चैप्टर में। तो ये पोर्ट इट इज सिचुएटेड ऑन अ लेगून। तो ये 6 पोर्ट्स हैं ईस्ट कोस्ट पे एंड 6 पोर्ट्स ऑन द वेस्ट कोस्ट। दे आर द 12 मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया। अब बच्चों अपन इसके आगे चलते हैं। ये तो हो गए आपके बेसिकली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, आपके सारे के सारे कवर हो गए। लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयरवेज, ये सारा का कवर हो गया। अब आ जाएगा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन 2 टाइप का होता है, एक तो पर्सनल और एक मास कम्युनिकेशन। पर्सनल कम्युनिकेशन जो 1 to 1 कम्युनिकेशन हो रहा है, आप किसी से मोबाइल पे बात कर रहे हैं, दैट इज पर्सनल कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन की बात की जाए तो जो रैलीज हो रही हैं, बाइक पे जो रैली हो रहा है, रैली हो रही है, तो वो एक तरह से कैसा है? मास कम्युनिकेशन। पोस्ट ऑफिसेस, 1.5 लाख पोस्ट ऑफिसेस हैं इंडिया में। वर्ल्ड का लार्जेस्ट पोस्टल सिस्टम है। 89% सबसे बड़ी बात है इन द रूरल एरियाज, ये बहुत भरपूर है इसमें। 11% इन द अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज में होता ज्यादा है पोस्टल सर्विसेज का काम, लेकिन हमारे यहाँ पे कुरियर सर्विसेज बहुत चलती है। जबकि रूरल एरियाज में स्टिल लोग किसके ऊपर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, अभी भी वहां पे ज्यादा क्या ऑपरेट कर रही हैं? पोस्ट ऑफिसेस। तो अब इसका बैंक भी ओपन कर लिया पोस्ट ऑफिस ने। अकाउंट तो पोस्ट ऑफिस में बहुत पहले से ही ओपन होता था, और स्पेशली जो कॉमन पीपल थे पहले, उनके बैंक्स में अकाउंट इतने नहीं होते थे जितने उनके अकाउंट होते थे पोस्ट ऑफिसेस में। और अब इसने अपना बैंक भी ओपन कर लिया है, एटीएम कार्ड भी देने लग गया है, और इनके खुद के एटीएम्स भी हो गए।
अभी भी जो पोस्ट ऑफिस की जो अलग अलग स्कीम्स आती हैं उनके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द इंटरेस्ट रेट गिवन बाय द वेरियस बैंक्स इंक्लूडिंग पब्लिक सेक्टर बैंक्स। और ये पोस्ट ऑफिस भी पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, तो यहां पे भी जो मनी है वो पूरी तरह से सिक्योर्ड है और इंटरेस्ट रेट इसके ऊपर ज्यादा है। बहुत सारी स्कीम्स आपने नेम सुना होगा, जैसे किसान विकास पत्र, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, सुकन्या समृद्धि योजना, इस तरह से ये सारी की सारी पोस्ट ऑफिस में चलती हैं। 2 टाइप्स के मेल है, फर्स्ट क्लास मेल यानी कि जो प्रायोरिटी के साथ पहुंचाते हैं, और सेकंड क्लास। फर्स्ट क्लास में एयर रूट का भी यूज करते हैं, इसमें एनवलप्स लेटर्स वगैरह जाते हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंस के हैं। सेकंड क्लास में एयर रूट का यूज नहीं हो रहा, वाटर एंड लैंड बेसिकली यूज होता है। इसमें ये पीरियोडिकल्स, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स, ठीक है, जो एक रेगुलर इंटरवल्स पे आते हैं, ये सब इसके थ्रू जाते हैं। फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास में। अगर अपन और कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन में एक इंडिया के अंदर है ऑल इंडिया रेडियो। ये जो आप तारागढ़ में टावर देखते हैं इतना बड़ा, ये इसी का टावर है, ऑल इंडिया रेडियो का। ऑफिस अगर आप जयपुर जाते हैं तो जयपुर जा रहे हैं तो राइट हैंड साइड पे किशनगढ़ से पहले, मतलब जब हम यहां से बाहर निकलते हैं अजमेर से, तो मान लीजिए एक तरह से अजमेर किशनगढ़ के बीच में आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े टावर लगे हुए हैं, वो ऑल इंडिया रेडियो के ही है। ठीक है, अराउंड 200 इसके स्टेशंस हैं, बहुत बड़े एरिया को ये कवर करता है। दूरदर्शन, और कौन सा है दूरदर्शन, आप तो अब नहीं देखते होंगे, बट स्टिल अभी भी इसका कवरेज एरिया सबसे ज्यादा है। अराउंड 87% इंडिया का जो टेरेस्ट्रियल नेटवर्क है उसको ये कवर कर रहा है दूरदर्शन। अगर हम टेलीकम्युनिकेशन की बात करें तो इंडिया वर्ल्ड में एशिया में लार्जेस्ट टेलीकॉम इसका नेटवर्क है इंडिया का। ठीक है, वर्ल्ड में भी सेकंड थर्ड नंबर पर है। जो ये अब लैंडलाइन फोन्स तो आउट हो चुके हैं, लेकिन अभी भी कई जगह है ऑपरेट होते हैं, ऐसा नहीं कि पूरी तरह से आउट हो गए। ठीक है, ऑफिसेज में है, रूरल एरियाज में है, कई लोगों के घर में अभी भी लैंडलाइन फोन होते हैं। 2 कंपनीज हैं, आपको पहले ही बता चुका हूं, एक BSNL और दूसरी MTNL। ये जो गवर्नमेंट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर तो बहुत सारी आपको बताइए। BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड, ये पूरे इंडिया में ऑपरेट होता है, लेकिन दिल्ली मुंबई के लिए क्योंकि बहुत बड़े सिटीज है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, एक अलग कंपनी बनाई गई, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। ये दोनों गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनीज है, BSNL एंड MTNL। इसके बाद अपन बात करेंगे इसमें ट्रेड की। ट्रेड आपको अच्छे से पता है 2 टाइप का होगा, एक होगा एक्सपोर्ट और एक होगा इंपोर्ट। तो अगर एक्सपोर्ट ज्यादा है इंपोर्ट से तो इसको क्या बोला जाएगा, ट्रेड सरप्लस। ये अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। एक्सपोर्ट कम है इंपोर्ट से तो ट्रेड डेफिसिट, ये फेवरेबल रहेगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या बोला जाता है इसको, ट्रेड एक्सपोर्ट अगर ज्यादा है इंपोर्ट से तो फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसमें अपन ये देखेंगे, आपको बता रखा है जो भी डेवलप नेशंस होंगे वर्ल्ड के, ऑब्वियसली उनका एक्सपोर्ट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द इंपोर्ट। और जो डेवलपिंग नेशंस हैं उसमें इंडिया जैसों में इंपोर्ट ज्यादा होगा एक्सपोर्ट से, और जो अंडर डेवलप नेशंस हो जाएंगे वहां पे इंपोर्ट बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट। इसमें आपको इंडिया का डेटा देखना है। जब हम एक्सपोर्ट देखेंगे इंडिया से तो हम बहुत सारी चीजें देखो, अभी जो करंट वर्ल्ड है, लास्ट ईयर जैसे हमने वो पढ़ी थी केस स्टडी एक साउथ अफ्रीका वाली, कि उसके ऊपर वेरियस रिस्ट्रिक्शंस वर इम्पोज्ड। जिम्बाब्वे का आपको बताया था रॉबर्ट मुगाबे वाला, उसके ऊपर भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए। तो करंट जो सिनेरियो है, नो कंट्री कैन लिव इन आइसोलेशन। कोई भी कंट्री वर्ल्ड का आइसोलेशन में नहीं रह सकता, बहुत सारी चीजों की इसको नीड होती है, और बहुत तो फिर वो उनको क्या करता है, इंपोर्ट करता है, और बहुत सारी चीजें उसके पास सरप्लस में होती हैं, तो फिर वो उनका क्या करता है, एक तरह से एक्सपोर्ट करता है। तो नो कंट्री इन द करंट सिनेरियो कैन लिव इन आइसोलेशन। अगर इंडिया की बात की जाए तो इसलिए ट्रेड होता है, करेंसी का सिस्टम, ये सारी चीजें डेवलप की गई, ये सब अपन देखते हुए आ रहे हैं इन द चैप्टर ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। अभी अगर अपन यहाँ पे देखें इंडिया का इंपोर्ट एक्सपोर्ट देखेंगे
तो आप जब एक्सपोर्ट में देखेंगे तो एक्सपोर्ट में आपको एक बहुत बड़ा पोर्शन दिखाई देगा जेम्स एंड ज्वेलरी, ठीक है। इंपोर्ट में आप जब देखेंगे तो इंपोर्ट में सबसे बड़ा शेयर जो आपको दिखाई देगा वो होगा क्रूड ऑयल का, पता है आपको। फिर इसमें सेकंड आप देखेंगे, अब आप यहां पे कंफ्यूज भी होंगे, इंपोर्ट में सेकंड सबसे ज्यादा क्या है, जेम्स एंड ज्वेलरी। तो आप बोलेंगे हम एक्सपोर्ट भी करें इंपोर्ट भी करें, तो एक्चुअली हम इंपोर्ट करते हैं रॉ मटेरियल, हम इंपोर्ट क्या कर रहे हैं, रॉ मटेरियल। जेम्स एंड ज्वेलरी की जगह इनको ये कहना चाहिए था एक तरह से गोल्ड आ रहा है बाहर से, फिर हम यहां से भेजेंगे उसको ऑर्नामेंट्स में कन्वर्ट करके। डायमंड्स आते हैं, उनके ऊपर वर्क होता है। सूरत, जयपुर, ये बहुत बड़े बड़े सेंटर्स हैं। सूरत इज नोन एज डायमंड सिटी। डायमंड सिटी ऐसे नहीं डायमंड मिल रहा है, वहां पे डायमंड का इतना बड़ा बिजनेस है वहां पे, ठीक है। हम बाहर से मंगाते हैं, हमारे यहाँ पे वर्कर्स हैं, जैसे आपको पता है ना टेक्सटाइल्स में थे जिनकी मतलब वीवर्स इस तरह से, तो उस तरह से वर्कर्स हैं, यहाँ पे वर्क होता है उनके ऊपर और अगेन हम उनको एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो एक्सपोर्ट में सबसे बहुत बड़ा शेयर इसका है, इंपोर्ट में भी है, बट इंपोर्ट में हम क्या मंगा रहे हैं, एक तरह से रॉ मटेरियल मंगा रहे हैं, ठीक है। उसको पॉलिश करके उसके ऊपर वर्क करके फिर वापस उसको बाहर भेज दिया जाता है। अभी एक्सपोर्ट में इंडिया इज इमर्जिंग एज सॉफ्टवेयर जायंट। सॉफ्टवेयर सर्विसेज का इंडिया बहुत बड़ा एक्सपोर्टर बना है इन द रिसेंट ईयर्स। इन्फोसिस, टीसीएस, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चलते हैं इन द फॉरेन नेशंस, अलग अलग नेशंस में। अभी ऑस्ट्रेलिया से आया था टीसीएस को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। तो बहुत पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में, स्विट्जरलैंड तक में, हर जगह बहुत सारे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट चल रहे हैं। सॉफ्टवेयर सर्विसेज आर बीइंग प्रोवाइडेड बाय द इंडियन कंपनीज, इंडियन प्रोफेशनल्स। आप देखते हैं इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा जो डिमांड होती है वो इसी की होती है, सीएस, आईटी, इन सारी ब्रांचेस की। फिर एक इंडस्ट्री जो इन्होंने बताई है, देखो ये सनराइज इंडस्ट्रीज है। सनराइज इंडस्ट्रीज कौन कौन सी, अगर हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें, ठीक है। अगर हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें, इसमें आपका एक दे रखा है जैसे आईटी प्लस आईटी इज इक्वल टू आईटी। इंडिया टुडे प्लस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज इक्वल टू इंडिया टुमारो, ठीक है, समझ गए। इंडिया टुडे फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उसके साथ, तो वो क्या हो जाएगा, इंडिया टुमारो। तो सनराइज इंडस्ट्रीज है, आईटी इंडस्ट्री। और कौन सी हो जाएगी आपके इसके अंदर, एक जिसको अभी बहुत ज्यादा ग्रो हो रही है, टूरिज्म इंडस्ट्री, ठीक है। हॉस्पिटैलिटी इसी का पार्ट हो गई एक तरह से। टूरिज्म की बात करें तो इंडिया 4th मोस्ट प्रिफर्ड डेस्टिनेशन है इन द वर्ल्ड। हालांकि इसमें बहुत सारे क्लोजेस हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, बहुत सारे अलग अलग इसके पॉइंट्स होते हैं। फिर भी जैसे आपकी बुक में बता रखा है, आप देखना कि मैं एक तरह से उन्होंने बताया कि इंडिया इज रैंक 4th एज द 4th मोस्ट प्रिफर्ड डेस्टिनेशन। अब 4th में इसमें होता भी क्या है, कॉस्ट एक बहुत बड़ा होता है। 2015 में देयर वाज एन इंक्रीज ऑफ 4.5% इन द नंबर ऑफ टूरिस्ट एज कंपेयर टू द लास्ट ईयर। 4.5% बहुत बड़ा नंबर होता है। अराउंड 8.03 मिलियन टूरिस्ट इंडिया है। पर इसमें एक और बात है, इंडिया में वैसे तो हर तरह के टूरिस्ट आते हैं, बहुत रिच भी होते हैं जो फॉरेन नेशंस के हिसाब से, मिडिल क्लास भी हो गए, और वहां पे जो लोअर मिडिल क्लास भी कह लो एक तरह से हो, लेकिन जो थोड़ा कम पैसा खर्च करना चाहते हैं उनको इंडिया बहुत सही लगता है, क्योंकि थिंग्स दे आर चीपर ओवर हियर, ठीक है। तो बहुत जो हाई क्लास टूरिस्ट होते हैं, ऐसा नहीं कि वो इंडिया नहीं आ रहे, बट वो दूसरे नेशंस में जाते हैं। तो इंडिया में नंबर ऑफ टूरिस्ट तो बहुत ज्यादा है, रेवेन्यू भी इंडिया का अच्छा है, अराउंड 1,35,000 करोड़ रुपीस की इंडस्ट्रीज है ये। 15 मिलियन पीपल इन इंडिया, दे आर डायरेक्टली एंगेज्ड इन द टूरिज्म इंडस्ट्री। 2015 की बात है, 15 मिलियन तो डायरेक्टली, और अभी कोविड टाइम पे ये वर्स्ट इफेक्टेड है, और ये उन इंडस्ट्रीज में से होगी जिसमें रिवाइवल सबसे एंड में आएगा।
जैसे अभी आप देख रहे हैं ना, आपके स्कूल्स वगैरह, कोचिंग्स, ये उनमें से है जो सबसे एंड में ओपन होगा। बाकी सब ओपन हो चुका है, भीड़ हर जगह है, लेकिन ये शायद प्रोबेबली अभी भी हो गया है कि 31 अक्टूबर तक शायद, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि 15 अक्टूबर से स्टेट गवर्नमेंट्स डिसाइड कर सकती हैं कि हाउ दे वांट टू ओपन स्कूल्स, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स इन वेरियस स्टेप्स, ठीक है, इन वेरियस स्टेजेस। तो अभी तो गवर्नमेंट ने प्रोबेबली ऐसा कुछ आया है कि 31 अक्टूबर तक तो इसको और पोस्टपोन ही कर दिया है। तो ऐसे ही जो इंडस्ट्री रिवाइव होगी अपने आप ही, एक तरह से कह लो, सबसे लास्ट में होगी उसमें टूरिज्म इंडस्ट्री। अब सोचो इंडिया में कितने लोग इफेक्ट हो रहे हैं। ये जो आप बात सुनते हैं कि करोड़ ऑफ पीपल दे हैव लॉस्ट देयर जॉब्स, तो ये गलत नहीं है। और कुछ सेक्टर्स तो बहुत ज्यादा इफेक्ट हुए हैं। 15 मिलियन पीपल, जब आप देखो होटल्स में कौन जा रहा है, अभी कोई भी नहीं। और मेंटेनेंस कॉस्ट आप उनका इमेजिन कर सकते हैं कितना ज्यादा होता होगा। ये जो 3 स्टार 5 स्टार होटल्स होते हैं, इनको मेंटेन करके रखना अपने आप में एक बहुत एक्सपेंसिव थिंग है, ठीक है। तो इंडिया में टूरिस्ट बहुत ज्यादा आते हैं, बट ये ध्यान रख लेना कि पर टूरिस्ट जो रेवेन्यू है या जो वो स्पेंड कर रहे हैं मनी यहाँ पे, वो कम है एज कंपेयर टू मैनी यूरोपियन नेशंस। क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर वो लोग आते हैं क्योंकि इंडिया में थिंग्स दे आर चीपर हो रहे हैं। अब देख लो ना, $1 में अराउंड 80 रुपीज हो जाते हैं, ठीक है, अराउंड 80 रुपीज हो जाते हैं $1 में। तो अगर कोई $5,000 भी लेके आ रहा है तो अच्छे से वो पूरा इंडिया घूम सकता है। टूरिज्म को और इन्होंने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक जिसमें इंडिया भी बहुत ज्यादा ग्रो किया है, दैट इज मेडिकल टूरिज्म। नाउ व्हाट इज मेडिकल टूरिज्म? कि आप देखते हैं इंडिया के डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स, यू विल फाइंड देम इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, एवरी मेजर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। सीईओ ऑफ गूगल सुंदर पिचई, ऑफ माइक्रोसॉफ्ट सत्या नाडेला, ठीक है। तो आपको हर जगह मिलेंगे इंडियंस, डॉक्टर्स भी ऐसी हर जगह मिलेंगे। अब मेडिकल टूरिज्म समझो, मान लीजिए कोई बाईपास सर्जरी है। अब जापान में अगर बाईपास सर्जरी कोई करवाएगा, किसी यूरोपियन नेशन में कोई बाईपास सर्जरी करवाएगा, तो 20-25 लाख रुपीज आराम से उसकी कॉस्टिंग आएगी। अब अगर उसका पेशेंट का डॉक्टर अलाउ करता है कि वो इंडिया तक ट्रेवल कर ले, अगर अलाउ करेगा कि वो इंडिया तक ट्रेवल कर ले, तो इंडिया में भी वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल्स हो गए हैं, ठीक है, 5 स्टार हॉस्पिटल्स आप जिनको कह सकते हैं। बहुत अच्छी सफाई होती है, सारी अच्छी फैसिलिटीज होती हैं, और डॉक्टर्स मेनली इंडियन डॉक्टर्स यहां ट्रीट करेंगे और इंडियन डॉक्टर्स वहां ट्रीट करेंगे। तो इंडिया में अगर बाईपास सर्जरी करवाएगा तो कॉस्टिंग कितनी आएगी? 4 to 5 लाख। जापान, यूरोप, यूएस कितनी आएगी? 25-30 लाख रुपीज तक। आने जाने का और इंक्लूड कर लो तो भी कॉस्ट 1/3 से भी कम ही रहेगी। तो मेडिकल टूरिज्म, स्पोर्ट्स टूरिज्म होता है एडवेंचरस स्पोर्ट्स के लिए, ये भी इंडिया में डेवलप हो रहे हैं। ऋषिकेश वगैरह में होने लग गए हैं एडवेंचरस स्पोर्ट्स, ठीक है। उसके बाद जैसे इंडिया में नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, उसको लेके टूरिस्ट आते हैं। तो टूरिस्ट आते हैं इंडिया में फॉर वेरियस पर्पस, स्टडीज के लिए आते हैं। स्टडीज मतलब इंडिया बेसिकली एशियन जो है उसको स्टडी करने के लिए। और बाकी अगर स्टूडेंट्स की बात करें टू स्टडी इन द इंडियन यूनिवर्सिटीज, तो आपको बहुत सारे अफ्रीकन स्टूडेंट्स दिख जाएंगे, अरबिक स्टूडेंट्स दिख जाएंगे, स्टूडेंट्स फ्रॉम द अरब नेशंस, ठीक है। तो बच्चों ये चैप्टर तो आपका यहां पे एंड हो गया, लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी, एंड दिस कंप्लीट्स योर सिलेबस फॉर द बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर हमने कर लिया, दैट इज कंज्यूमर राइट्स हमने किया। अभी सिविक्स का हमने देख लिया, दैट इज आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। और इसी के साथ ये ज्योग्राफी का भी हो गया आपका दिस वन, लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। अभी आपका जैसे जो मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज है, उसमें मैप वर्क के लिए उन्होंने बोला है वो असेस करेंगे। वाटर रिसोर्सेज का भी है इस तरह से दो, तो वो भी हम कर लेंगे बाद में। मेन जो ये थ्योरी वाला पोर्शन था एक तरह से ये हमने पूरा का पूरा कवर कर लिया। हिस्ट्री में आपके 2 ही चैप्टर हो गए एक तरह से, एक नेशनलिज्म इन यूरोप एंड देन नेशनलिस्ट मूवमेंट ऑफ इंडिया। 2 चैप्टर्स हिस्ट्री के जिनमें इंटरनल चॉइस भी है, मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड एंड एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। दीज 2 चैप्टर्स दे आर फॉर योर पीरियोडिक असेसमेंट, वो आपके पीरियोडिक टेस्ट के असेसमेंट के लिए हैं।
तो हम उनको डेफिनेटली कवर करेंगे। बट नाउ जैसा कि आपसे लास्ट क्लास में भी मैंने डिस्कस किया था, एनटीएससी एग्जाम की डेट आ गई है 13 दिसंबर। इससे लेट हो सकता है पर जल्दी तो नहीं होगा डेफिनेटली। और हमें ऐसे नहीं बैठना है कि लेट ही होगा, हमें तो ये मान के चलना है 13 दिसंबर को होगा ही होगा। ठीक है, तो नाउ द टारगेट इज कि बाय द एंड ऑफ अक्टूबर आपका कवर कर लिया जाए जो राजस्थान जीके वाला पोर्शन, राजस्थान का जो पोर्शन है आरबीएससी की बुक्स वाला, क्योंकि फर्स्ट स्टेज स्टेट बोर्ड करवाएगा। तो ये हमारा इसमें टारगेट रहेगा कि बाय द एंड ऑफ अक्टूबर। अब आरबीएससी की बुक्स हो सकता है लास्ट लेक्चर में आपको बोला था तो कुछ स्टूडेंट्स से देखी हो, ऐप के थ्रू आपने देख लिया हो, कोई लेके आया हो, आपको इतना ज्यादा वरी करने की नीड नहीं है। आप ये मत सोचना कि बिल्कुल ही टोटली डिफरेंट है, काफी कुछ सिमिलर भी है। अगर मैं सिविक्स की बात करूं तो डेमोक्रेसी की बात होगी, हाँ उसमें कुछ बताएंगे, कुछ वेरियस फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी, वो अलग हो जाएगा, वो मैं आपको बताऊंगा। स्टेट गवर्नमेंट की बात होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात होगी, तो ये हम काफी कुछ कर चुके हैं, इसमें थोड़ा और ज्यादा होगा। पावर्स ऑफ गवर्नर हो जाएंगी, ठीक है, पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट और हो जाएंगी, काफी कुछ तो हम कर चुके हैं, 9th में कर चुके हैं। इसमें फेडरलिज्म हमने इस साल कर लिया था, लोकल गवर्नमेंट वाला उसका एग्जाम्पल हो गया। और जो एक्स्ट्रा होगा ऐसा नहीं कि टोटली अलग है। अगर आप देखेंगे सिविक्स वाला पोर्शन 3 मेन जैसे इन्होंने बता रखे हैं, डेमोक्रेसी एंड द स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट, तो इसमें से काफी सारा आपका ऑलरेडी कवर्ड है, सो यू नीड नॉट टू वरी। फिर अगर आप ज्योग्राफी की बात करेंगे तो वाटर रिसोर्सेज आएगा, और वाटर रिसोर्सेज अभी आपका इधर से हटा दिया था, नहीं तो हमारा उसमें ही कवर हो जाता, कोई बात नहीं, हम इसमें देखेंगे। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आएगा, काफी सारा हम कर चुके हैं, जो थोड़ा एक्स्ट्रा होगा वो हम देखेंगे। मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज आएगा, और अगेन जैसे मैं आपसे बताता इस बार आपके हटा दिया था, नहीं तो इसमें हम कवर कर लेंगे। और हो सकता है आरबीएससी भी सिलेबस अभी रिवाइज करे और उसमें कुछ पोर्शन वो कट कर दे। फिर हम इसमें देखेंगे आपके लाइफ लाइन्स ऑफ इकोनॉमी, ये सारे के सारे फिर से उसमें कवर होंगे, तो आपको वरी करने की बिल्कुल नीड नहीं है कि कुछ बिल्कुल ही अलग आने वाला है। इकोनॉमिक्स में जब आप जाएंगे तो यही मनी एंड क्रेडिट, ग्लोबलाइजेशन, ये पॉलिसी, एलपीजी वाली और कंज्यूमर राइट्स, ये सारे के सारे चैप्टर वहां पे हैं, और जो एक्स्ट्रा है वो हम कवर कर लेंगे। तो आप इधर, हाँ आपके फिर इसमें थोड़ा सा रोड सेफ्टी और डिजास्टर मैनेजमेंट भी है, तो कई स्कूल्स में ऑलरेडी आता है, प्रोबेबली इन क्लास 9th रोड सेफ्टी डिजास्टर मैनेजमेंट, शायद मयूर वगैरह में है ही ऐसा। तो ऐसा नहीं है कि 100% अलग है, 50-60% तो आप देखेंगे कॉमन ही है। हिस्ट्री में जब आप जाएंगे तो हिस्ट्री आपको ये लगेगी कि ये बिल्कुल अलग सी है, लेकिन वो अलग नहीं है। एक्चुअली जो आप 6th, 7th और 8th में सीबीएसई में पढ़ते हुए आ रहे हैं, 6th, 7th, 8th में, वो अब आपका आएगा आरबीएससी के इसमें क्लास 10th। और फ्रीडम स्ट्रगल है इंडिया का, वो आपको अच्छे से आता ही है, और जो एक्स्ट्रा थिंग्स है वो हम उसमें देख लेंगे। इसमें एक और चैप्टर आएगा आपका इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, तो वो चैप्टर एक्चुअली आपके था इस बार, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो मैं आपसे भी बात कर रहा था, 2 चैप्टर्स की जो इंटरनल चॉइस है, मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड एंड द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो वही एक चैप्टर है इसके अंदर, द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। थोड़ा बहुत अगर आपको ध्यान हो तो आपने इसके रिस्पेक्ट में 8th क्लास में पढ़ा हुआ है। अब देखो 6th, 7th और 8th, इसमें जो आप हिस्ट्री पढ़ते आ रहे थे कि जैसे पहले एंशिएंट इंडिया पढ़ा, फिर आपने मिडाइवल इंडिया पढ़ा, फिर आपने मॉडर्न इंडिया पढ़ा, ये सारा का सारा इसके अंदर कवर होगा। यू आर अक्वेंटेड टू ऑल द थिंग्स, ऑल द रूलर्स इन हिस्ट्री, जो भी आप पढ़ेंगे, बस हो सकता है वो थोड़ा सा डिटेल में होगा। तो हमको ऐसा नहीं है कि ये सोचना है कि हम 100% ही अलग करना, ऐसा नहीं है। अराउंड 60% तक आपका किया हुआ है, आपको आता है, उसको रिवाइज करना। और अराउंड 35-40% थिंग्स, 40% थिंग्स इसमें नहीं आए, न्यू थिंग्स आएंगी। तो बाय द एंड ऑफ अक्टूबर हम वो कवर कर लेंगे। 9th का सीबीएसई आपका हो ही रखा है, तो इस तरह से आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा उसके बाद रिवीजन के लिए भी। एंड वेरी सून वी विल स्टार्ट द एनटीएससी टेस्ट सीरीज आल्सो। सो नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जब से जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो आपका फोकस होगा, वो हम स्टार्ट करेंगे
फ्रॉम द हिस्ट्री पोर्शन प्रोबेबली हो सकता है एक बार सिविक्स का पहले ले ले, प्रोबेबली पर हिस्ट्री का पोर्शन ही रहेगा ऑफ आरबीएससी 10th क्लास। थैंक यू।